डेथ वेल के लिए क्रिटिकल स्पीड GR/μ का रूट। नेक्स्ट लिखा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग्स पे सेफ स्पीड, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग्स रूट μs GR, रूट μs GR कैसे निकालते हैं देखिएगा। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग होता ही क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग देखा सीधे सी कहीं आप रोड पे जा रहे होते हैं, ऐसा जो डायग्राम होता है, जब व्हीकल क्या करिए तो लेके जा रही है और ऐसे टर्निंग लेती है, जा रही है और क्या कर रही है, रोड ऐसे आ रही है, ये टर्निंग्स को क्या नाम देते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग। यहाँ पे होता क्या है, जैसे सर्कुलर मोशन में जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल कहाँ खींचेगा, तो टेंडेंसी होती है कि व्हीकल क्या करेगी, बाहर की तरफ स्किड कर सकती है, बाहर की तरफ स्किड कर सकती है। तो कितना सेफ स्पीड रहेगा, अगर उतना स्पीड से ज़्यादा चलाओगे डेफिनेटली क्या कर जाएगा, स्किड कर जाएगा, बट उससे कम स्पीड रखेंगे तो स्किड नहीं करेगा। क्रिटिकल स्पीड निकालना होता है, यहाँ पे देखेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग सी ऊपर देगा, वेट कहाँ लग रहा होगा, नीचे या नॉर्मल और सेंट्रीफ्यूगल, और जो क्या रोकेगा, तो फ्रिक्शन रोकेगा। इसे कौन रोकेगा, फ्रिक्शन। ये एफ हो गया और ये क्या हो गया हमारा, mv²/r, ये n हो गया और ये क्या हो गया हमारा, n की वैल्यू mg लिख लेगा और f की वैल्यू mv²/r। n निकालेंगे क्यों, लिमिटिंग निकालने के लिए, तो n निकालें पहले फिर लिमिटिंग निकाल लें, और लिमिटिंग क्या होगा, गड़ा बड़ा होगा, लिमिटिंग बड़ा होगा किससे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू से, तो वहाँ से क्रिटिकल वैल्यू स्पीड की निकल के आ जाएगी, रूट μs g/GR, μs GR का रूट आ जाएगा। वर्टिकल बैलेंसिंग करें, व्हीकल ऐसे जा रही है ऐसा रोड पे, तो वेट नीचे नॉर्मल ऊपर, n की वैल्यू mg वहाँ से निकाल लोगे, वर्टिकल बैलेंसिंग से n की वैल्यू mg हो जाएगी, वर्टिकल बैलेंसिंग से n की वैल्यू mg। और जो फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, n की वैल्यू mv²/r। डायग्राम दिख गया होगा लोगों को, इक्वेशन वाइज क्या मिलेगा, तो n = mg और f = mv²/r। f से क्या नॉर्मल से क्या निकालने का, लिमिटिंग μs n μs mg, कौन बड़ा होता किससे, कंडीशन ऑपरेट कर देंगे, डाटली μs mg mv²/r कैंसिल कर दोगे, v = कितना आ गया, तो v विल बी लेस देन μs, मतलब ये इससे कम होने चाहिए, मतलब क्रिटिकल स्पीड कितनी, इतना ही लिख लोगे। मैक्सिमम सेफ स्पीड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग पे, एक्सप्रेशन तो याद ही रखना है, साथ साथ क्या याद रखना है, वैल्यू पुटिंग का काम μs r दिया रहेगा, तो मैक्स की स्पीड की वैल्यू वैल्यू पुट करके निकाल लोगे आप। बताया था ये कि केस होता है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, क्रिटिकल स्पीड। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। क्या देखा इसमें, क्या समझा आपने, फार्मूला याद रख लिए या कुछ समझने का कोई केस था, समझने का केस क्या था हमारा, कि बाहर की तरफ खींचना है तो बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन होता है, क्या होता है, फ्रिक्शन कहाँ लगता है, फ्रिक्शन जो है रफ सरफेस पे लगता है, अगर स्मूथ रहेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं तो क्या कर जाएगा, स्किड कर जाएगा, समझ में आ रहा है। स्मूथ रहेगा तो क्या दिक्कत आएगी, तो स्मूथ सरफेस पे मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होगी, हल्का सा भी तुम व्हीकल घुमाओगे वैसे क्या कर जाएगा, स्किड कर जाएगा, चल ही नहीं पाएगा, चलना क्या हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा। समझ आई बात नहीं है। तो क्या ये ज़रूरी है कि फ्रिक्शन ही ये हो या कुछ और से भी काम चल सकता है हमारा,
उसको फ्रिक्शन ही रखने के, वहाँ पे फ्रिक्शन ही होना चाहिए या किसी और से भी काम हो सकता है? ये एफ इक्वल टू एम बी एस का आर था, ये सिर्फ फ्रिक्शन ही हो सकता है या कोई भी हो सकता है? कोई भी हो सकता है। हमें सपोर्ट चाहिए ना, बाहर की तरफ खींच रहा है तो उसको क्या करिए चाहिए? सपोर्ट करने वाला फोर्स चाहिए। वहाँ पे रोड पे किससे मिल जा रहा है? ये फ्रिक्शन से मिल जा रहा है। अगर स्मूथ सरफेस रहेगा तो कहाँ से लोगे? हाँ, टेंशन से। व्हीकल जा रही है तो पहले क्या करेंगे? व्हीकल को स्ट्रिंग से बांधेंगे। जैसे सर्कुलर टर्निंग आएगा तो क्या होगा? वहाँ पे सर्कुलर टर्निंग पे जाना है तो क्या करना होगा? एक स्ट्रिंग से बांधना होगा व्हीकल को, ताकि जैसे उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींचे तो क्या करे? वो टेंशन बैलेंस कर ले। तो ऐसे तुम्हें मजा आएगा क्या? व्हीकल पे जा रहे हैं, जैसे सर्कुलर टर्निंग आया तो रस्सी से बांधो, फिर ऐसा करो। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? लेकिन आपने सुना ना कि बहुत अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं मोदी साहब का, तो ऐसा जो प्रोग्राम में काफ़ी रोड का मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप ये चाहते भी हैं कि फ्रिक्शन कम हो, गड्ढा वड्ढा कम हो, हाँ या नहीं? तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी? क्योंकि गड्ढा कम रहेगा तो मतलब स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी? हाँ बोलेंगे। गड्ढा कम होगी तो स्पीड भी कम हो जाएगी। गड्ढा ज़्यादा है तो फिर स्पीड का ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी, हाँ या नहीं? स्पीड चाहिए ज़्यादा, गड्ढा रखना है कम, तो क्या करना पड़ेगा? स्पीड चाहिए ज़्यादा, गड्ढा वड्ढा कम रखना है तो क्या करना पड़ता है? तो रोड को बैंक्ड कर देते हैं। क्या करते हैं? रोड को बैंकिंग करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। वहाँ से ये निष्कर्ष निकलता था कि रफ सरफेस पे और लाइक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग पे चलने के लिए फ्रिक्शन क्या है? ज़रूरी है। फ्रिक्शन क्या है? मस्ट है, ज़रूरी नहीं, मस्ट है वहाँ पे, हाँ या नहीं? हम फ्रिक्शन पे रिलेबल थे, हम जानते थे कि हम जाएंगे सर्कुलर टर्निंग पे, वहाँ फ्रिक्शन होगा, हमें क्या कर लेगा? फ्रिक्शन बचा लेगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? स्किड कर जाएंगे, हाँ या नहीं? तो क्या फ्रिक्शन पे जो रिलेबिलिटी है, फ्रिक्शन पे जो हम डिपेंडेंट है, उसको हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं? रोड को बैंक कर देते हैं। जिससे क्या होता है? ध्यान से देखोगे, उससे होगा क्या? रोड को बैंकिंग कर दिया तो जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग पे व्हीकल गया तो सेंट्रीफ्यूगल कहाँ की तरफ खींचेगा? इसको बाहर की तरफ। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? तो जैसे यहाँ बाहर की तरफ जाएगा तो नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट, नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल प्रोवाइड कर देगा। सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने के लिए यहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? नॉर्मल का कंपोनेंट। ये बैंकिंग ऑफ रोड करने से ये फ़ायदा होता है। कुछ समझ में आया नहीं आया? हमें सेंट्रीफ्यूगल को प्रोवाइड करने वाला कोई ना कोई फोर्स चाहिए था। तो स्मूथ सरफेस अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम कहाँ से लाएंगे उस फोर्स को? तो हम रोड को बैंकिंग कर देते हैं, रोड को तो इंक्लाइंड कर देते हैं, जिससे कि कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट क्या करता है? सेंट्रीफ्यूगल को प्रोवाइड कर देता है। हमारा जो है तो प्रॉब्लम जो था तो सोल्व आउट हो गया, हमारा प्रॉब्लम सोल्व आउट हो गया। क्लियर बात हो गई? किसी को भी दिक्कत है कॉन्सेप्ट तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देगा। वो अलग केस था, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग पे क्रिटिकल स्पीड पूछे जाते हैं, याद कर लोगे। दूसरा बैंकिंग ऑफ रोड डाल दोगे, बैंक्ड रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंक्ड रोड पे सेफ स्पीड, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंक्ड रोड पे सेफ स्पीड। बैंक्ड रोड का मतलब कौन सा रोड? इनक्लाइंड रोड। बैंक्ड रोड का मतलब इनक्लाइंड, ये दिख रहा होगा इनक्लिनेशन। ये बैंक्ड रोड है, इनक्लाइंड रोड है, बस ये इनक्लाइंड प्लेन बना हुआ, ये इनक्लाइंड प्लेन है। इनक्लाइंड प्लेन में व्हीकल चल रही है। क्लियर बात हो गई? बैंक्ड रोड मतलब इनक्लाइंड रोड, मतलब एक तरफ क्या होगा? रोड के एक तरफ क्या मिलेगा? तो गड्ढा दिखेगा, दूसरी तरफ क्या मिलेगा? एक तरफ जो ऐसा दिखेगा तुम्हें। बैंक्ड रोड पे मतलब इंक्लाइंड रोड। इंक्लाइंड रोड पे क्या तुम्हारा व्हीकल है? इंक्लाइंड रोड पे क्या हमारा व्हीकल? देख लेगा ये मतलब जहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना,
मतलब ये कोई क्लास में बैठ के पढ़ने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है ये जहाँ भी तो जो लेबर काम कर रहा होगा तो वो ऐसे क्या करा होगा तो बेस बनाया होगा, और एक तरफ क्या कर दिया होगा, एक तरफ वहाँ पे तो सीमेंट और जो लाइक पत्थर वगैरह होते तो क्या करेगा वो, तो एक तरफ कम डालेगा, एक तरफ क्या करेगा, जिससे क्या होगा हमारी एक तरफ उठ जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। ये हाइट एच हो गई और ये क्या विड्थ भी है, तो tan थीटा की ज्योमेट्रीज कितना लिख लोगे, एक एंगल ऑफ बैंकिंग की ज्योमेट्रीज निकालते हैं h/b, tan थीटा इक्वल टू h/b परपेंडिकुलर बाई बेस। ये ज्योमेट्री का फार्मूला है, tan थीटा इक्वल टू h/b। बैंक रोड में तो रोड की चौड़ाई होती है, b क्या हमारा रोड की चौड़ाई है, और h क्या हमारा, अंदर और बाहर का तो हाइट का डिफरेंस है, एक साइड रोड इनर रोड हो गया, एक आउटर रोड हो गया। ये जो है तो दिल्ली में जो लोग देखा होगा, कहाँ पे देखा आपने ऐसे रोड कहीं देखा दिल्ली में? दिल्ली में हाईवे कहाँ है? हाँ फ्लाईओवर पे दिख जाएगा दिल्ली में, जहाँ पे फ्लाईओवर्स पे नहीं, मतलब है ना जहाँ पे, हाँ ऊपर चढ़ने वाले होते हैं जहाँ पे ना, धौला कुआं में दिख जाएगा। धौला कुआं अगर गए होगे या एम्स के पास गए होगे, एम्स के पास जो है तो ऐसे, या आजकल उधर भी मतलब इंडिया गेट की तरफ भी जो मोतीबाग के आसपास भी बनाया हुआ है ऐसा, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे क्या देख सकते हो, बारिश अगर हो रही है तो वहाँ पे गाड़ी से उतर के देखोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, पानी जमा नहीं होगा वहाँ पे, पानी वहाँ पे जमा क्या, क्यों पानी जमा नहीं होगा, नीचे उतर जाएगा। पानी वहाँ पे जमना चाहेगा तो भी क्या होगा, क्यों नहीं जम पाएगा, एलिवेटेड है तो mg sin थीटा क्या कर लेगा, उसको नीचे ले आएगा। क्या कर लेगा, पानी जम नहीं सकता, हाँ या नहीं, पानी जम नहीं सकता, लेकिन व्हीकल वहाँ जम जाता है। क्यों जम जाता है, व्हीकल वहाँ इसलिए जम जाता है, अगर खड़ा व्हीकल को जाकर रखा हो तो वो भी नीचे आ जाएगा, उसकी स्पीड है, समझ आई बात नहीं है। स्टेशनरी है, स्टेशनरी नहीं रह सकता यहाँ पे। इंक्लाइन रोड पे व्हीकल को रखोगे जाकर के तो क्या कर जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये किस केस में यहाँ रह सकता है, मूविंग रहेगा, इसकी स्पीड एक पार्टिकुलर स्पीड रहेगी तो क्या करेगा, सेफली क्रॉस कर जाएगा, समझ आई बात नहीं है। और अगर स्टेशनरी व्हीकल को रख दोगे तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, समझ आई बात। और अगर ज़्यादा स्पीड वाला व्हीकल को रख दोगे तो ऊपर जाने की टेंडेंसी आ जाएगी, स्किड कर जाएगा, समझ आई बात नहीं आई। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि बैंक रोड पे एक सेफ स्पीड होती है, उतना स्पीड तो आपको रखना ही पड़ेगा। और जो होता है कितना, तो रूट RG tan थीटा कितना होता है, रूट RG tan थीटा भी डिराइव कर दूंगा। बैंक रोड पे एक सेफ स्पीड होती है रूट RG tan थीटा, और एक मैक्सिमम क्रिटिकल स्पीड होगी, कितनी होगी, मैक्सिमम क्रिटिकल स्पीड। उसका मतलब क्या होता है कि मतलब ये जो नॉर्मल जो आपका, लेकिन आप जो व्हीकल्स आप देखते होंगे कि लाइक जो भी बैंक रोड पे व्हीकल्स जा रही हैं स्मूथली देखते हो तो उनकी स्पीड कितनी होती है, तो रूट RG tan थीटा हो सकती है, या एक क्रिटिकल स्पीड निकालेंगे तो उससे क्या होगी, कम होगी। एक मिनिमम क्रिटिकल स्पीड होगी और एक मैक्सिमम क्रिटिकल स्पीड होगी। तो सारे व्हीकल्स के जो सेफली क्रॉस कर जा रहे हैं तो उन सारे व्हीकल्स का स्पीड उन मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहेगा, उस रेंज में रहता। समझ आ गई बात। ये एक तो क्रिटिकल एक स्पीड आएगी बैंक रोड पे सेफ स्पीड, अब बैंक रोड पे मैक्सिमम सेफ स्पीड और दूसरा मिनिमम सेफ स्पीड, मैक्सिमम एंड, समझ आए बात नहीं। एक शार्प वैल्यू नहीं होती है, एक शार्प वैल्यू नहीं होती कि एग्जैक्टली इतना ही पे चलाओगे तब सेफली जाओगे, तब तो कोई सेफली निकल ही नहीं पाएगा, तब तो कोई सेफली निकल ही नहीं पाएगा। एकदम शार्प वैल्यू नहीं हो सकती, हाँ या नहीं। ये रेंज ऑफ वैल्यूज होती है तो वहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी।
एकदम शार्प वैल्यू नहीं कि एकदम 50 किलोमीटर पर आवर पे ही जाओगे एग्जैक्टली तो पास कर पाओगे। वो आएगा कि वह लाइक 45 किलोमीटर पर आवर और 55 के बीच में कोई भी स्पीड हो सकती है। तो ऐसे एक रेंज ऑफ वैल्यू जाएंगे। समझ आई बात नहीं आई? अगर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर नहीं एग्जैक्टली शार्प होता कि 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मेंटेन करना, तो कितने लोग जिंदा रहते? नहीं रहा, जिंदा नहीं रह सकता। तो कभी एग्जैक्टली उतना ही मेंटेन करना। एक रेंज होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक बीच में नॉर्मल आदमी है, हाँ या नहीं? तो एग्जैक्टली ऐसे ही बोला जा रहा है। तो बैंक रोड का फोटो देख लिया बैंक रोड का, तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा यहाँ पे। चले बैंक रोड पे जो मोशन होगा तो कैसा होगा? ये ऐसा पूरा तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में होगा या वर्टिकल सर्कल में होगा? ऐसे पूरा ऐसे रोड बनी होती है। तो बैंक रोड पे कैसे सर्कल में मोशन हो रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन हो रहा है। बैंक रोड पे कैसा मोशन हो रहा है? तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन का क्या क्या एग्जाम्पल पिछली क्लास में दिया था? रोटर दिया था, डेथ बेल दिया था, आज दिया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग। और दूसरा क्या होगा? तो बैंक रोड भी किसका एग्जाम्पल है? तो इसमें किसका कंपोनेंट लेने बोला था? नॉर्मल का। तो बैंक रोड का डायग्राम बनाया और व्हीकल दिखाएं या ब्लॉक दिखा दें, जैसे आपकी इच्छा हो। हमें पता हो गया कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है इसमें, और इसमें भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है। ये बैंक रोड है, इंक्लाइन प्लेन को रोड को tan थीटा की वैल्यू h/b, tan थीटा की वैल्यू कितनी? h/b। हमारा व्हीकल है, व्हीकल ले लें, ऑब्जेक्ट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिखा दें आप। क्या लगेगा? वेट mg, नॉर्मल, कॉन्टैक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल, कितने रियल कितने वर्चुअल? 2 रियल 1 वर्चुअल। ये दिखा दिया आपने, किसी को दिक्कत है इसमें? थीटा आपने दिखा दिया। बाकी ये जो एंगल्स, ये यहाँ पे थीटा था हमारा, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, मतलब ये एंगल भी थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। बता दिया कि हमें कौन से इक्विलिब्रियम में काम करना है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विलिब्रियम में काम करना है। तो कौन सा फोर्स हॉरिजॉन्टल है? mb स्क्वायर टू आर हॉरिजॉन्टल फोर्स है। वर्टिकल फोर्स mg, n नहीं, मतलब 3 फोर्सेस में कौन सा इन तीनों में से हॉरिजॉन्टल फोर्स है और कौन वर्टिकल फोर्स है? वर्टिकल mg और mb स्क्वायर टू आर हॉरिजॉन्टल। हमें इक्विलिब्रियम कौन सा पढ़ना है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो फोर्स है एज इट इज रहने देंगे, और इसके अलावा कोई फोर्स है तो उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इन कॉस थीटा, इन साइन थीटा, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। बैलेंस कर दें, एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा। कौन बोलेगा इक्वेशन क्या लिखूं? आर जो है तो ये सर्कल में जो घूमेगा, ये ऐसा कोई सर्कल में घूम रहा होगा व्हीकल, ये ऐसे है ना, ऐसा कोई सर्कल बनेगा, तो उस सर्कल का रेडियस है, उस सर्कल का रेडियस है। व्हीकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग पे जाएगा तो जिस सर्कल में घूमता है उस सर्कल का क्या है? आर हमारा रेडियस है। आर इज द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल। लिख लेंगे ये क्वेश्चन, एन साइन थीटा इक्वल टू mb स्क्वायर आर, एन साइन थीटा इक्वल टू mb स्क्वायर आर, एन कॉस थीटा इक्वल टू mg। दोनों को डिवाइड कर देंगे, tan थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। एन साइन थीटा इक्वल टू और एन कॉस थीटा इक्वल टू mg। किसी को याद है tan थीटा इक्वल टू a/g कैसे डिराइव किया था? याद है कुछ?
यही केस कर रहा था यहाँ पे, वहाँ पे क्या थे, एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए और एन कॉस थीटा इक्वल टू डिवाइड कर दिया था। वही सेम काम यहाँ भी करना है। ये एम कटा जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू वी एस कोट आर जी, टेन थीटा वी एस कोट आर जी, ये वी इज इक्वल टू बैंक रोड पे सेफ स्पीड। आएंगे यहाँ यूजुअली स्पीड के टर्म्स में बात करते हैं तो आर जी टेन थीटा का रूट होगा। एंगल के टर्म्स में तो एंगल पूछ लिया तो बढ़िया है। काफ़ी लोग जो है ना टेन थीटा इक्वल टू वी एस को आर जी याद रखे रहते हैं। कुछ जगहों पे सेम क्वेश्चन को ऐसे ही पूछेगा कि रोड की चौड़ाई निकालो, रोड की हाइट निकालो, तो क्या कर लोगे तुम, एच बाई बी से इक्वेट कर दोगे। ठीक है ये। और भी एक क्वेश्चन बता देता हूँ। टेन थीटा इक्वल टू, हाँ अगर ऐसा कुछ बोल रहा है कि जो बैंकिंग एंगल रिपोज एंगल का बराबर है तो लिख सकते हो आप। देख लेंगे सेम क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहता, देखोगे यहाँ पे ये इंक्लाइंड रोड था ना, इंक्लाइंड रोड को क्या बोलते हैं, बैंक रोड। इंक्लाइंड रोड को क्या बोलते हैं, बैंक रोड। तो बैंक रोड का तो जो बैंक रोड को इमेजिन कर सकता है ऐसा कोई खाने वाली चीज़ बताओ जिसमें बैंकिंग दिखता है। सैंडविच भी इनको दिखता है, बैंकिंग दिखता है। गुड, वेरी गुड। हाँ नज़र की चाहिए, नज़र होनी चाहिए आपके पास। हाँ बोलेंगे ऑरेंज, अरे कौन खाया होगा ना, कौन। कौन के अंदर मान ले थोड़ी देर के लिए क्या है तुम्हारा, व्हीकल है। कौन के अंदर क्या तुम्हारा व्हीकल है। यहाँ भी सवाल पूछ रहे थे कौन के अंदर क्या कर रहा था, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कौन को घुमाया जा रहा, कौन को घुमाया जा रहा और ऑब्जेक्ट यहाँ पे इक्विलिब्रियम में। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है। तो कौन का हाइट और रेडियस और स्पीड में रिलेशन निकालो, फिर से वही केस आएगा। ये समझ आ गया होगा। कौन से तो क्वेश्चन दिए रहे थे कौन के अंदर, ये कौन का हाइट एच हो गया, रेडियस कितना हो गया, दिस रेडियस आर, ये थीटा मान लें। टेन थीटा इक्वल टू कितना लिख लोगे, डिपेंडिंग और आप ऐसा लिख लें बेटर है ना, आप इसको एंगल मान लें। ये कौन का एंगल हॉरिजॉन्टल से ले लेता हूँ थीटा, वहाँ से भी जहाँ से दिया रहेगा वहाँ से काम कर लो। वैसे फिलहाल हमने कहाँ से ले लिया, हॉरिजॉन्टल से ले लिया। तो कौन का हॉरिजॉन्टल से ले लिया तो कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी ये थीटा हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो एच बाई आर हो जाएगा। फिर से कौन को घुमाया जा रहा तो फिर से वैसे वैसे कर लोगे तुम। सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, वेट लगेगा, और क्या लगेगा इस पे, नॉर्मल लगेगा। घुमाया जा रहा है ऐसा, कौन को घुमाया जा रहा था सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड नॉर्मल और वेट वर्टिकल डाउनवर्ड। समझ आई बात, नहीं आई। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये यहीं पे ऑब्जेक्ट हमारा तो रेडियस स्मॉलर में ही घूम रहा है, यहाँ पे ही है, रेडियस स्मॉलर में ही घूम रहा है। ठीक है, ये तो फिर से ऐसे से इक्वेशन बनाओगे, कितना आ जाएगा। तो फिर से हमने एंगल कहाँ से ले लिया, ये हॉरिजॉन्टल से ले लिया। किससे ले लिया हमने एंगल, हॉरिजॉन्टल से ले लिया। तो थीटा बेटा तुम मैनेज कर लोगे, फिर से थीटा ले लोगे। ये वाला एंगल कितना है, तो दिस एंगल इज थीटा, 90 90 माइनस थीटा, तो थीटा तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एन का कंपोनेंट एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। तो ऐसे इक्वेशन मैंने अगर डायरेक्ट लिख दूँ, फिर से वाइस से रिपीट करना है। टेन थीटा इक्वल टू वी एस कोट आर जी,
एच की वैल्यू यहाँ निकल जाता है। कोन वाला एग्जाम्पल भी बता दिया आपको। मोस्ट काफ़ी बुक्स में तो कोन वाला एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कोन को स्पीड v से घुमाया जा रहा है, कोन का हाइट निकालो तो यहाँ पे ऐसे आर मारा जाएगा, एच की वैल्यू वी स्क्वायर पर तो जी आ जाएगा। समझ आ गया होगा लोगों को? थीटा हॉरिजॉन्टल से ले लिया एंगल, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से ले लिया तो ये एंगल है थीटा है। ये कितना होता है? ये एन है, तो इसका कंपोनेंट एन कॉस थीटा, तो एन कॉस थीटा एम जी के बराबर, एन साइन थीटा एम बी स्क्वायर आर के बराबर। ये तो पहले भी किया था तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर आर जी वहाँ से आ जाएगा, और ज्योमेट्री से टेन थीटा की वैल्यू एच बाई आर निकाला। किसी को कन्फ्यूजन है बताएगा? तो बैंक रोड के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फार्मूला याद रहेगा, टेन थीटा इक्वल टू एच बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर आर जी। हाँ जी, यही सर्किल है। ऑब्जेक्ट को यहीं पर रख रखा, अगर कहीं दूसरी जगह पर रखेंगे तो उसका रेडियस ले लोगे। कोन के अंदर रख कर के ऑब्जेक्ट को घुमाया जा रहा। मैं तो यह कल वाला पिछले क्लास वाला केस है, कटोरा वाला एग्जाम्पल है। कटोरा में भी यही था, वर्टिकल से समय तो अटक गया था, तो डिस्कशन करें। किसी को अभी भी दिक्कत है बता देगा। तो बैंक रोड में तो मज़ा आ गया आपको कि बैंक रोड में तो क्या होता है, हमारा व्हीकल की सेफ स्पीड कितनी होती है, रूट आर जी टेन थीटा। अब दूसरा केस में करने जा रहे हैं, जब हमारा व्हीकल का स्पीड मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड निकालने जा रहे हैं। मैं कोई एक केस करूँगा, मैक्सिमम निकाल दूँ या मिनिमम निकाल दूँ? हाँ, मैक्सिमम निकाल दें। इससे ऊपर देगा व्हीकल हमारा तो किस में चल रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में चल रहा है। व्हीकल ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, बैंक रोड पे, पूरा इंक्लाइन रोड है, बैंक रोड पे घूम रहा है। ये पूरा क्रिस्टल क्लियर ये देखने में मिल जाएगा जब हिली एरियाज में जाते हो। जब हिली एरियाज में जाते हो तो वहाँ पे बैंक रोड क्लियर कट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि माउंटेन को काट के बनाया गया। तो एक तरफ क्या होता, माउंटेन होता, और दूसरी तरफ क्या होता हमारा, तो बैंकिंग क्या रहता, तो एक तरफ माउंटेन एक तरफ खाई, तो किस तरह किधर गड्ढा होता, किधर उठाया हो रहता, माउंटेन के डायरेक्शन में। माउंटेन जिधर रहेगा उधर गड्ढा होगा, क्योंकि उधर ही हमारा व्हीकल क्या करता है, उसी को तो राउंड मारता है। तो माउंटेन की तरफ गड्ढा रहता है और खाई की तरफ क्या करता है, उठाया हो रहता है। समझ आ गया वो लोगों को? तो क्लियर कट वहाँ पे दिख जाएगा। और समटाइम्स है ना, आपने देखा होगा कि जहाँ माउंटेन रहता है, माउंटेन को काट के रोड बनाया गया, एक तरफ खाई है एक तरफ माउंटेन है, तो तुम्हारा व्हीकल ऐसे जाकर टर्न आउट कर रहा है, ठीक है। तुम्हारा व्हीकल टर्न आउट हो रहा है, बेंड कर रहा है, बट कुछ व्हीकल्स इधर ऑलरेडी पलटे हुए रहते हैं। कभी देखा नहीं देखा ऐसा? अच्छा, कोई ऐसा रास्ते में कोई व्हीकल मिला नहीं जो पलटा हुआ है? तुम्हारा वाला नहीं, तुम तो जा रहे हो सेफली जा रहे हो, हैप्पीली जा रहे हो। और कोई व्हीकल देखा हो ना आजू बाजू में पलटा हुआ रहता है, या पुराना व्हीकल, तो पुराने व्हीकल पलटा हुआ कभी, समझ ये बात नहीं है, ट्रक दिखा है तो ऐसे क्या करते हैं, तो आगे अभी हम लोग उसको ओवर टर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवर टर्निंग। उसको आगे हम लोग तो टॉर्क लगा के प्रूव करेंगे कि ओवर टर्निंग नहीं होने के लिए तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, वो सर्कुलर रोटेशनल में जाकर प्रूव करेंगे। यहाँ पे बैंक रोड पे मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? मैक्सिमम सेफ स्पीड। आएगा कितना आंसर देख लो, वी मैक्स, वी मैक्स वैल्यू रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। मैक्सिमम सेफ स्पीड इतना आएगा, रूट आर जी टेन थीटा। अब मिनिमम के लिए बच्चा बोल रहा, क्या बोल रहा मैं मिनिमम के लिए, तो म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस करके लिख देंगे, क्योंकि मिनिमम निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, तो इसलिए फिर से डिराइव करेंगे तो मिनिमम की वैल्यू निकल जाती है।
तो मैक्सिमम एक डेरिवेशन कर दे रहा हूँ, आर जी tan थीटा प्लस म्यू। देखें व्हीकल हमारा ये अब क्या करा, बेसिकली हुआ कि कौन से केस पढ़ रहे हैं, जो व्हीकल का स्पीड है आर जी tan थीटा से ज़्यादा है। व्हीकल का स्पीड क्या हमारा लग, कौन कौन सा फोर्स रहा था, ये फोर्सेज लग रहे थे, ये फोर्सेज लग रहे थे। दिस इज नॉर्मल, दिस इज mv² आर, दिस इज व्हीकल पे ये फोर्सेज लग रहे थे। अगर स्पीड आर जी tan थीटा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर स्पीड ये जो है ना, पहले हमने करा था कि ये और ये लग रहे थे, और इतनी स्पीड एग्जैक्टली इतनी स्पीड निकाला था सेफली क्रॉस करने के लिए। अगर ये वाला स्पीड बढ़ा दोगे, ये वाला स्पीड इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये वाला इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो व्हीकल को कहाँ खींचेगा, बाहर की तरफ, खाई की तरफ खींचेगा। तो चल खाई में, स्पीड जैसे बढ़ाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा उसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खाई की तरफ ले जाना चाहेगा, खाई की तरफ ले जाएगा, माउंटेन की तरफ ले जाएगा, खाई की तरफ ले जाएगा, ऊपर खींचेगा। समझ आई बात नहीं है, तो जाएगा क्या, तो उसके पास हाथ है जो रुकेगा, या पैर है जो अपने आप को रोकेगा, तो उसको रोकने के लिए कौन आएगा, फ्रिक्शन आएगा। समझ आई बात नहीं, बताया था कि फ्रिक्शन कब आता है, फ्रिक्शन कब आता है, जब रिलेटिव स्लिपिंग होती है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि व्हीकल ऐसे जा रहा था, सर्कुलर टर्निंग पे जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, व्हीकल सर्कुलर टर्निंग पे ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ खिसकने की कोशिश कर रहा है। आता है फ्रिक्शन के गए, तो कहाँ जा रहा है ऊपर, ए बुड़बक तू कहाँ जा रहा है ऊपर, ये कौन बोलता है ऐसा, हाँ लालू यादव। तो बोला व्हीकल को कि बुड़बक तू कहाँ जा रहा है ऊपर, फ्रिक्शन उसको क्या करता है, तो नीचे की तरफ बोलता है कि फ्रिक्शन लग जाता है, एक्शन में आ जाता है वो क्या करता है, फ्रिक्शन एक्शन में आ जाता है। समझ आ गया वो लोगों को, इतनी स्पीड ज़्यादा होगी तो व्हीकल की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। क्लियर हो गया होगा, फ्रिक्शन डाउनवर्ड एक्ट करेगा। एनीथिंग एल्स, फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा इस केस में, v इज मोर देन आर जी tan थीटा का रूट, v इज मोर देन आर जी tan थीटा का रूट। कहीं दिक्कत है तो बताएगा, बोलो बोलो। 4 फोर्स जब आ गए, इस केस में कितने फोर्सेज, 4 फोर्स। हाँ वहाँ भी रफ था, अब तुम्हें समझ में आया, वहाँ भी क्या था, रफ था, लेकिन फ्रिक्शन सोया हुआ क्यों था वहाँ पे, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही थी, तो फ्रिक्शन स्लिप कर रहा था। समझ आए बात नहीं, फ्रिक्शन कब आता है रोल में, जब जो है व्हीकल की क्या होगी, रिलेटिव स्लिपिंग होगी, ऑब्जेक्ट की रिलेटिव स्लिपिंग होगी तब फ्रिक्शन आएगा। हाँ है नहीं, जैसे पुराने पिक्चर देखा होगा ना, उसमें जो क्या आता था, हीरो कब आता था, जब हीरोइन को उठा लिया, हीरोइन को उठा लिया, उसके बाद हीरो तुरंत पूछता था कि किधर गई। तो वैसे जैसे ये क्या हुआ, व्हीकल ऊपर चढ़ना शुरू करा और फ्रिक्शन आ गया है, कहाँ जा रहा तू, जब तक नहीं है, जब तक हीरोइन को नहीं उठाया तब तक हीरो आएगा ही नहीं। तो वैसे ही हो रहा है कि जैसे ये मान लिया जो व्हीकल है तुम्हारा हीरोइन है, हाँ हीरोइन को जैसे तो कौन उठाने के लिए आया, सेंट्रीफ्यूगल, तो आया फ्रिक्शन, ये कहाँ ले जा रहा है इसको, तो समझ आ गया वो लोगों को। तो ऐसे ही कैसा ही है, बोलो बोलो। हाँ काफ़ी लोग को ये दिक्कत रहता है, पहले फ्रिक्शन था या नहीं था, पहले फ्रिक्शन था लेकिन ना वो रोल में नहीं था। समझ आई बात नहीं है, तो काफ़ी लोग जो है ना, ध्यान सुनेगा बस स्टोरी को, जो तुम शार्प टर्निंग पे जाते हो तो आगे वहाँ पे लिखा रहता है नोटिस कि गति सीमा 50 किलोमीटर पर आवर,
आगे तीव्र मोड़ है, आगे शार्प टर्निंग है, मतलब यही लिखा रहता है। आगे बैंक रोड है, आगे क्या हमारा बैंक रोड है, वहाँ पे 50 किलोमीटर जो लिखा हुआ स्पीड, वो कौन सा लिखा हुआ? वो लिखा हुआ रूट RG tan थीटा। क्या लिखा हुआ समझ आए? तो 50 किलोमीटर बराबर क्या लिखा हुआ? रूट RG tan थीटा। समझ आ गई बात? तुमने जैसे देखा 50 किलोमीटर बराबर लिखा है, बगल वाले सीट पे जो भी है तुम बोलते हो देखो मैं इससे बढ़ा देता हूँ। अभी लिखा था कितना? 50, तुमने क्या करा? बढ़ा दिया। तुमने 60 कर दिया। समझ आई बात नहीं आई? तुम बगल वाले को बोलते हो देखो मैं 50 लिखा था ना, मैंने 60 पे चला के दिखा दिया तुम्हें। बगल वाले बोलते अरे तुम तो जोरदार हो, तुम्हारी तारीफ करता है कुछ हो। तारीफ का मतलब काबिल वो जो गाड़ी चलाने वाला वो है या फ्रिक्शन है? तारीफ तो फ्रिक्शन की होनी चाहिए कि तुमने 50 से ज़्यादा कर दिया था, तुम्हें वहाँ से कुछ नहीं किया, फ्रिक्शन की तरफ से, फ्रिक्शन की वजह से तुम बच गए। समझ आई बात नहीं है? 50 लिखा था तुमने, 60 तक मैं बताया कि 50 एक सेफ स्पीड होती है, उसका एक मैक्सिमम लिमिट आएगी, तो वहाँ तक तुम सेफ रहोगे। वो मैक्सिमम लिमिट किसके कारण है? फ्रिक्शन के कारण है। किसके कारण है? उससे ज़्यादा कर दोगे तो फ्रिक्शन के बस में भी नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली तुम कहाँ जाओगे? खाई में ही जाओगे फिर। समझ आई बात नहीं आई? अरे तो ये तो बताया तो कि ये तुम समझ रहे, व्हीकल बैंक रोड है, तो बैंक रोड पे व्हीकल ऐसे जा रही है, ठीक? बैंक रोड पे फिर व्हीकल इधर जा रही है, लेकिन अब इसकी स्लिपिंग ऐसे ऐसे नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो जैसे स्पीड बढ़ाओगे तो ये इसकी स्लिपिंग कहाँ की होगी? ये जो टायर है ना ऐसे, तो पहले ऐसे से घूमता हुआ जा रहा था, ठीक है? तो वहाँ पे रोलिंग हो रही थी, वहाँ पे कौन सा मोशन होता था? टायर का रोलिंग हो रहा था, तो वहाँ रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा था जो कि बहुत ही स्मॉल होता, उसे काउंटिंग कर नहीं रहे थे हम लोग। बट अब ये व्हीकल ऐसे घूमते हुए ऐसे वो चढ़ना शुरू किया, तो इंक्लाइन प्लेन पर जैसे चढ़ना शुरू करेगा तो क्या होगा? जब स्पीड बढ़ाओगे तो रोलिंग के साथ साथ क्या होगा? स्किडिंग भी होना शुरू कर दिया, स्लिपिंग भी होना शुरू कर दिया। तो स्लिपिंग हुआ तब क्या आ जाएगा वहाँ पे? तो वहाँ पे स्लिपिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। हाँ, RG tan थीटा से ज़्यादा ले जाओगे तब ना। RG tan थीटा पे तो क्या था? RG tan थीटा पे तब जिससे, हाँ जी, हाँ RG tan थीटा पे स्लिपिंग नहीं होती, जस्ट रोलिंग करता हुआ व्हीकल चला गया। व्हीकल हमारा रोलिंग करता हुआ चला गया। ये देखेंगे यहाँ पे ये जो डायग्राम था, तो इसमें ऐसा केस ये देखोगे ना कि एक स्पीड होगी, उस पार्टिकुलर स्पीड पे ये जो बस है तो ये दीवार पे चढ़ना शुरू करेगा। पहले क्या रहा था, जो RG tan थीटा पे थे ये ऐसे ही जा रहा था, सिर्फ ये रोलिंग मोशन करता हुआ जा रहा था। बट RG tan थीटा से ज़्यादा कर दोगे स्पीड, रूट RG tan थीटा से क्या कर दोगे स्पीड? इसकी स्लिपिंग कहाँ की तरफ होना शुरू हो जाएगी? तब कौन आएगा? पहले फ्रिक्शन लग रहा था, नहीं लग रहा था? लग रहा था। कौन सा लग रहा था? रोलिंग वाला लग रहा था। समझ आ गई बात? जिसको अब दिक्कत है बताएगा। तो बहुत आसान, इक्वेशन लिखना तो बहुत ही आसान है। इक्वेशन कंप्लीट कर लें। मैक्सिमम स्पीड निकाल दे रहा हूँ। ये फोर्सेस दिखा देते, बहुत आसान है। ऊपर देखिए एक ही इक्वेशन लिखूंगा, वो बोले सबको डेरिवेशन याद हो गया, ये भी डेरिवेशन सबको याद हो जाएगा। वो बोले डेरिवेशन याद होगा, n sin थीटा इक्वल टू कितना लिखा था? mv स्क्वायर r n cos थीटा इक्वल टू दोनों को tan थीटा की वैल्यू b स्क्वायर r g। राइट साइड में क्या था? mg, लेफ्ट साइड में n cos थीटा और राइट साइड में mg, राइट साइड में mv स्क्वायर r और लेफ्ट में
तो मैं बोलना चाहता हूँ राइट साइड में एम बी एस स्क्वायर आर अगले इसी इक्वेशन में भी रखूँगा, राइट साइड में एम बी एस स्क्वायर आर रखूँगा और राइट साइड में एम जी रखूँगा, और जो बाकी टर्म आएंगे उसको कहाँ रख देंगे, लेफ्ट में, डिवाइड करेंगे। तो फिर से तो मैक्सिमम सेफिशिएंसी निकलने जा रहा है, देखते रहेगा, मैं कर दे रहा हूँ। ऊपर देखिए ये फोर्सेज में किसी को दिक्कत है, एन में, एम जी में, एफ में। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या हमारे पास, तो ऐसा ऑलरेडी यहाँ तक कर रखा था, ऑलरेडी यहाँ तक हमने कर रखा था कि ये कौन सा ये एंगल था, ये एंगल कितना था, थीटा था, ऑलरेडी यहाँ तक हमने कर रखा था। इधर कितना था, इधर कितना था, इधर ऊपर कितना था, ऊपर एन कॉस थीटा, और इधर एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। एफ की वैल्यू ये देखा इधर, ये थीटा है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इधर कंपाउंड कितना, और नीचे कंपाउंड कितना, एफ साइन थीटा। या तो एफ लिखो या एफ को हम क्या कर दें, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। एफ की जगह कितना लिखे, म्यू टाइम्स एन, कितना लिख लें, ठीक है। वर्टिकल बैलेंसिंग से बताओ इक्वेशन, एन कॉस थीटा एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एक इक्वेशन दिया हो गया। हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग से एम बी एस स्क्वायर आर इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, हमें खाई की तरफ ले जाने जाना, जस्ट टेंडेंसी डेवलप हुई है। क्या डेवलप हुई है, समझ आ गया को लोगों को, टेंडेंसी डेवलप हुई है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग से इक्वेशन बनेगा, हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग से, हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग का इक्वेशन लिखेगा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग का इक्वेशन एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। जिसको समझ नहीं आया तो बता भी देगा कि हमें समझ नहीं आया। ये सब एक्सपेरिमेंट जब आप गाड़ी में बैठ करके तो कभी ना कभी डेफिनेटली हिली एरियाज में तो आप गए होंगे घूमने के लिए, तो ऐसा ऑलरेडी अपने प्रैक्टिकल कर रखा। एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम बी एस स्क्वायर आर। एफ कॉस थीटा को क्या लिख लेंगे, म्यू एन। एफ कॉस एफ की जगह पे तो म्यू एन लिख लोगे तुम। हॉरिजॉन्टल में एन साइन थीटा प्लस इक्वल टू एम जी। गलत लिखा सही लिखा, गलत लिख दिया। अब सही हो गया, ये बढ़िया है। एफ की जगह पे लिख दूँ वर्टिकल में एम जी प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है यहाँ तक। या देखोगे इसको लेफ्ट में लाता हूँ क्योंकि राइट में क्या रखने के लिए बोला था तुम्हें, राइट में एफ रखने के लिए, एम जी रखने के लिए बोला था। इसको लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ की जगह पर रख दूँ, एफ के जगह पर रख दूँ म्यू एन। किसी को दिक्कत, दोनों को डिवाइड कर दो, चमक जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, राइट साइड में बी एस को आर जी आ जाएगा, लेफ्ट साइड में तो जो रेशियो आएगा एन कॉमन लेकर के तो एन को मार दोगे, स्पीड की सेफ स्पीड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जिसको नहीं समझ में आया बता देगा, हमें समझ नहीं आया। बोलो बोलो, दोनों को डिवाइड कर दोगे चमक जाएगा। डिवाइड कर दें क्या मारा जाएगा, डिवाइड कर ये एम मारा जाएगा और लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे एन मारा जाएगा, चमक गया होगा।
वी आर जी वी बाई आर जी इज इक्वल टू तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई क्लियर बात है। जिसको समझ नहीं आया बताएगा मुझे समझ नहीं आया। आप बोलोगे अरे अभी तो लिखा था tan थीटा में, अभी क्या प्रूव कर दिया तुमने? cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी, तब जाएगा वो tan थीटा में चेंज हो जाएगा अपने आप ही। ये एक्सप्रेशन भी कहीं देखने को मिल सकता है। यूजुअली जो tan थीटा में तो छोटा पड़ जाता है तो उसी को लिखा रहता है, तो डिवाइड कर देंगे ऊपर, यहाँ भी cos थीटा सब होती है, tan थीटा बन जाएगा tan थीटा प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। फ्रिक्शन तो हमेशा ही रहता है, ऐसा जो दुनिया में कोई रोड ही नहीं जहाँ फ्रिक्शन ना हो। हाँ जी, वो मैक्सिमम और मिनिमम से एक्शन तो तुम्हें समझ में आया ना, कब एक्शन में आता है? जब उससे ज़्यादा स्पीड में ले जाओगे तुम व्हीकल को, रूट आर जी tan थीटा से जैसे स्पीड बढ़ा दोगे तब वो एक्शन में आएगा मैक्सिमम स्पीड। और कम कर दोगे, बताया ना कि कम कर दोगे तो भी वो इंक्लाइन प्लेन पे व्हीकल तुम्हारा चल नहीं पाएगा। क्या होगा? व्हीकल नीचे जाना शुरू कर देगा, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? समझ आ गया वो लोगों को? फ्रिक्शन तो है तो प्रेजेंट परमानेंटली वहाँ पे, बट एक्शन में कब आता है वो? जब तुम गलती करोगे तब आएगा वो। जब तुम स्पीड बढ़ा दोगे, तुम लिमिट में चलोगे तो कोई, समझ आई बात नहीं? लिमिट में चलोगे तो कोई नहीं आएगा, लेकिन जैसे लिमिट तोड़ोगे, जैसे आर जी tan थीटा का लिमिट तोड़ दिया तुमने, तो फ्रिक्शन वहाँ पे तो प्रेजेंट हो जाएगा तुम्हें बचाने के लिए। किसी को दिक्कत है बता देगा? बोलो बोलो। तो ध्यान से देखोगे, अब ये फार्मूला निकाल दिया, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड रेंज। एक बार तो क्वेश्चन में कर रहा हो तो एक बार डायरेक्ट सवाल यही पूछा ही हुआ है, 2016 का एग्जाम में डायरेक्ट यही सवाल ही पूछा हुआ है कि बैंक रोड पे सेफ स्पीड कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कहाँ से कहाँ तक लिख लोगे बैंक रोड पे सेफ स्पीड? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टिक आउट कर दोगे। बैंक रोड पे सेफ स्पीड सही है गलत है? गलत है। क्या गलत है? आप सही है गलत है? ये तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा ही हुआ। बता दें कि प्रीवियस ईयर में 2016 का प्रीवियस ईयर सोल्व करोगे तो डायरेक्ट पूछा हुआ बैंक रोड पे तो सेफ स्पीड कहाँ से कहाँ तक होगी, तो यहाँ से यहाँ तक होगी। अगर पूरा पूछा तो इतना का बोलोगे, अगर मैक्सिमम पूछेगा तो इतना टिक कर दोगे, मिनिमम पूछेगा तो यहाँ पर ये टिक कर दोगे। बैंक रोड पे सेफ स्पीड की वैल्यू इतनी हो गई। एक रेंज ऑफ वैल्यू जो होता, जो तुम लाइक हीरो बनने की कोशिश करते तो क्यों बच जाते हैं? इसके कारण से बच जाते हैं। 50 लिखा हुआ तुम 60 पे भी चलाते हो, बचने का कारण ये होता है, बचने का कारण तुम नहीं होते हो। समझ आई बात नहीं? फ्रिक्शन वहाँ पे तुम्हारे बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बोलोगे रूट आर जी tan थीटा से 50 आया था वैल्यू, लिखा रहता रोड पे, अगर तुमने 60 कर दिया या क्या कर दिया, 40 कर दिया, 60 या 40 कर दिया, तब तुम सेफली चले जाओगे। लेकिन तुमने 60 कर दिया, तुम कहोगे मैं 100 पे चला के दिखा दूंगा, तो 100 पे चलाओगे तो क्या होगा? हरिद्वार। सीधे ही कहाँ मिलेंगे? हरिद्वार में। पहले खाई फिर हरिद्वार।
समझ आ गया होगा। फिर फ्रिक्शन के बस में नहीं है, फ्रिक्शन के बस में नहीं है, किसी के बस में नहीं है। फिर क्लियर होगा। अब हमारे बस में क्या है तो देख लोगे, यहाँ पे इतना बताने के बावजूद भी अब चूँकि प्रीवियस ईयर में तो एक बार फार्मूला ही पूछे हुए तो फार्मूला सबको याद हो गया। तो आजकल किताबों में या प्रैक्टिस टेस्ट में तुम्हें ऐसे मिल जाते हैं क्वेश्चन, यही मिलते हैं कि स्पीड दिया रहता है, क्या दिया रहता है, बैंक रोड पे स्पीड दिया रहता है, बैंक रोड पे स्पीड दिया रहेगा और रेडियस दिया रहेगा, अब फ्रिक्शन दिया रहता है और बोलता है मैं सेफ स्पीड ही निकालो। क्या निकालो, तो बैंक रोड पे स्पीड दिया रहेगा और रेडियस दिया रहेगा, तो क्या निकालोगे, tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू भैया स्क्वायर आर जी से निकाल लोगे और म्यू दिया हुआ, तब ये तो ये यहाँ से निकालोगे tan थीटा का वैल्यू और म्यू दिया हुआ, इनको यहाँ पे रखोगे। समझ आई बात नहीं आई, इनको यहाँ पे रखोगे, tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे और म्यू की वैल्यू यहाँ पे, अब पूरा सोल्व करोगे तो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यू निकल जाएगा। क्या क्वेश्चन बताया, समझ में आ गया आपको। फार्मूला तो बता देना कि घर घर के हर एक आदमी को याद हो चुका है, क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिस करवाने के लिए मम्मी पापा भी क्वेश्चन बैंक करवाते हैं कि तो देखो बेटा एग्जाम का टाइम आ रहा है, प्रैक्टिस करो, तो उनको भी याद होता है कि ये ऑप्शन है। एग्जामिनर भी गली मोहल्ले में रहता तो उसको भी याद है। तो आजकल क्या पूछना शुरू कर दिया उसने, स्पीड दिया रहता है, रेडियस दिया रहता है, अब म्यू दिया रहता है। तो अगर स्पीड और रेडियस दिया हो तो tan थीटा की वैल्यू निकालोगे, म्यू की वैल्यू निकालोगे, दिया हुआ म्यू तो वहाँ रख दोगे। समझ आई बात। ये म्यू नहीं देकर के ऐसे बोलते बैंक लेकर रिपोज एंगल से कनेक्ट कर दिया कि रिपोज एंगल रोड का इतना, तो रिपोज एंगल से क्या निकल जाएगा, म्यू निकल जाएगा। अरे tan थीटा इक्वल टू म्यू ना, तो रिपोज दिया हुआ तो म्यू एस निकल जाएगा ना वहाँ पे। क्लियर बात हो रही है। किस तरह से कनेक्ट करते, डायरेक्ट म्यू दिए ही रहते हैं, अगर नहीं दिया तो कहाँ से निकाल लेंगे, रिपोज एंगल या कहीं से और से कनेक्ट करके बताएगा, तुम्हें इन्फॉर्म करेगा। क्लियर बात हो गई। किसी को कन्फ्यूजन अभी भी तो बता देगा। फ्रिक्शन फ्रिक्शन फ्रिक्शन, क्या मैं बताना चाह रहा था कि फार्मूला घर घर को याद हो चुका है, मम्मी पापा को भी याद हो चुका है, लेकिन अब वो एग्जामिनर जान चुका है कि सबने याद कर लिया। तो अब क्या देता है वो, स्पीड दिया रहता है, रेडियस दिया रहता है, तो वहाँ से पहले थीटा निकालेंगे, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू फिट करेंगे, म्यू की वैल्यू फिट करेंगे, सही से कैलकुलेशन करेंगे, तब फिर क्या निकल जाएगा, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड, मिनिमम सेफ स्पीड या रेंज ऑफ स्पीड बैंक रोड पे आ जाएगा। तो जहाँ पर रहेगा आप कर लेंगे। अब आप tan थीटा निकाल के काम कर लेंगे, फार्मूला तो याद हो ही गया। किसी को कन्फ्यूजन बताएगा। तो सेम केस कहाँ पे आता है फिर से, अब वो डिराइव नहीं करूँगा, अब तुम घर पे तुम कर लोगे। सेम केस कहाँ पे आता है, बैंक लोड वाला केस ही कहाँ पे आता है, कटोरे में आता है। कटोरे में सेफ स्पीड लिखाया था पिछली बार, कितना याद है आज तुम्हें, कटोरे में कटोरे में कटोरे में रूट, कटोरा कटोरा का कटोरा में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्किल में तो कंचा जो है क्या स्मॉल ऑब्जेक्ट या स्मॉल बॉल जो है तो ऐसे घूम रहा था, कितना ओमेगा जी, ओमेगा स्क्वायर ऐसा कुछ निकाल दिया था, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इक्वल टू जी निकाला था, ओमेगा स्क्वायर यही था, कुछ और था। तो सेफ स्पीड यहाँ पे कितना था, कितना स्पीड पे तो रुका रहेगा वो। कटोरा में किसी बॉल को घुमा रहे हो, कटोरे के अंदर किसी स्टोन को, जो वर्टिकल से थीटा एंगल पे, वर्टिकल से कितने एंगल पे, तो ये कंडीशन इतना याद था तुम्हें। अब फिर से यहाँ पे भी वही गेम होगा पूरा का पूरा। क्या होगा, अगर ओमेगा इससे बढ़ा दोगे तो क्या होगा, बोलो बोलो, तो कटोरा ये जो है बॉल यहाँ पे जो घूम रहा था ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी, तो कौन रोकेगा उसको, फ्रिक्शन। और कम कर दोगे इससे तो ये टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा। समझ आई बात नहीं आई। जैसे स्पीड बढ़ाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, तो ऊपर ले जाना चाहेगा। तो फिर से यहाँ पे दो स्पीड आएगा, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड ओमेगा मैक्स
ओमेगा मैक्स ओमेगा मीन वैसे वैसे निकालोगे दो केस करके, जी बटे आर कॉस थीटा, और वही वाले एक्सप्रेशन क्या था, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, तो वही एक्सप्रेशन आएगा। एग्जैक्टली वही काम करना है। ये न्यूटन लॉ से करते आ रहे हैं ऐसा। न्यूटन लॉ में भी समझाया था कि बढ़ाओगे तो पीछे जाने की टेंडेंसी होगी, या कम करोगे तो आगे जाने की टेंडेंसी होगी। सूडो फोर्स वहाँ भी एग्जाम्पल लिया था ऐसा। रूट जी बटे आर कॉस थीटा से कम होगा तो उसकी बॉल की स्लिपिंग की टेंडेंसी नीचे हो जाएगी। एग्जैक्टली उतना होगा तो उतना एंगल पे घूमता जा रहा हुआ, उससे कम कर दोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो ऊपर वाला जो कंपोनेंट कम हो जाएगा, तो जो एम जी साइन थीटा वाला ये वाला क्या हो जाएगा, बढ़ ज़्यादा हो जाएगा। तो उसकी टेंडेंसी कहाँ जाने की होगी, ले जाना नहीं है हमें, तो इक्विलिब्रियम में ही पढ़ना है। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड निकालते हैं और बाकी जो चला गया। हम लोग यहीं तक बातचीत करते क्लास में कि इतने से कम पे या इससे ज़्यादा पे हमारा सेफ रहेगा। फिजिक्स जो है तो यहीं तक पढ़ा था कि सेफ्टी तुम्हें इंश्योर करना। इससे ज़्यादा करोगे तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तुम्हें पता ही कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। कैपिटल आर, हाँ कटोरे का रेडियस है, स्फेरिकल बॉल का रेडियस है। एग्जैक्टली वही काम करके आएगा। ड्राइव करने के लिए तो आप कर सकते हो घर पे बैठ करके, कर दूँ यार, कोई फ़ायदा नहीं है। देख लें फोर्स का तो डायग्राम ऐसा बनेगा। ये जो है तो अब आपको समझ में आ गया तो आप खुद कर सकते हैं। कटोरा था, डायग्राम बनाते हैं, एबीटी बैलेंसिंग आपको खुद ही दिख जाएगा कि ऐसे से होना। ये बॉल है यहाँ पे थीटा एंगल पे, वर्टिकल थीटा एंगल पे, तो इक्विलिब्रियम में पहले क्या क्या फोर्स लगा था, कल फोर्स दिखा था पिछले क्लास में। ये सेंट्रीफ्यूगल, ये नॉर्मल, नीचे एम जी, ये तीन फोर्स से कल था। आज क्या लगेगा, कहाँ जाना चाहता है वो, ज़्यादा स्पीड कर दिया, ओमेगा से ग्रेटर है। ओमेगा किससे ज़्यादा है, जी बाई आर कॉस थीटा का रूट से ज़्यादा है, तो कहाँ जाना चाहेगा वो, ऊपर। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बस फिर से वैसे वैसे कर दो। ये एन है, ये एम वी स्क्वायर आर करो, या एम ओमेगा स्क्वायर, ये आर स्मॉलर की वैल्यू कितना लिख दूँ, आर कॉस थीटा या आर साइन थीटा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉलर के जगह पर कैपिटल आर साइन थीटा लिख दिया। ये एम जी, ये म्यू टाइम्स एन, एन का कंपोनेंट फोड़ देता हूँ। कौन सा कंपोनेंट बन गया ये, एन कॉस थीटा। आप तुम खुद ही बता दो, और किसको फोड़ दूँ, फ्रिक्शन को फोड़ूंगा। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, ये म्यू एन का इधर और नीचे। वैसे यही आ रहा था ना, अभी नहीं आ रहा था। वर्टिकल में म्यू एन साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल में म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ठीक है, राइट साइड में क्या रखोगे तुम, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा और एम जी, फिर से डिवाइड करके रेशियो लोगे तो उतना ही आ जाएगा। एग्जैक्टली वही काम करेंगे, बस इतना ही फर्क था कि वहाँ पे कितना लिखा था इसके जगह पे, यहाँ पे एम बी एस आर लिखा गया था, तो उसके टर्म्स में आंसर आ गया था। यहाँ पे इतना कर लेंगे, एग्जैक्टली वही काम है, सीधा, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। दूसरे केस में ये ऊपर लग जाएगा तो उसका कंपाउंड लोगे, फिर से वैसे से रिपीट करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा।
एक स्टेप आगे लिखोगे आंसर आ जाएगा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एन साइन थीटा, और दूसरा एन साइन थीटा प्लस समझ आ गया होगा लोगों को? दोनों को डिवाइड कर दो, जो रिजल्ट आएगा नोट कर लोगे। ये देख लेना, शायद इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग आई है ना, इसको मत लिखना। वहाँ से डिवाइड करके आएगा वही नोट कर लेना। चलो डिवाइड भी कर ही देता हूँ, क्या आ रहा है। ये क्या था, राइट में एम जी लिखो और लेफ्ट में क्या कर लें तो डैट माइनस म्यू एन, और ये तो ठीक ही है। ओमेगा निकालना, ऊपर नीचे कर लें आप, दोनों को डिवाइड करते हैं अब। ये मुड़ जाएगा, एन भी उड़ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू जी बाई आर साइन थीटा, दैट विल जी बाई आर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ऐसा कुछ आ जाएगा। ये टाइम में भी चेंज कर सकते हो जैसे तुम्हारी इच्छा हो। यूजुअली ये वाला क्वेश्चन में इसी फॉर्मेट में ऑप्शन दिए रहते हैं। तो कटोरे का भी केस कर लिया, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो तुम कर लोगे। आगे हम लोग मूव करते, कुछ ओमेगा कैलकुलेशन का केस करते हैं हम लोग। बाकी एक लेकिन एक छोटा मोटा एग्जाम्पल नोट कर लें, एक ऐसा केस होता है। वैसे तो आगे देखते, बट यहाँ पे देख लेते हैं। एक चेन का केस था, रफ सरफेस नोट कर लेगा। ये शायद फ्रिक्शन वाले में छूट गया है। एक चेन है, मास एम लेंथ का चेन है, देखा ऊपर देखा क्या है, ये मास एम लेंथ का चेन है। मास एम लेंथ का चेन है, और इसका कुछ पार्ट कहाँ लटक रहा है, नीचे, और कुछ पार्ट कहाँ पर रखना है। तो अगर ये कॉमन सा प्रोसेस होता है कि अगर ये वाला पोर्शन ज़्यादा कर दोगे तो नीचे आ जाएगा। समझ आई बात? नहीं आई? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस का फिक्स है, तो ये पोर्शन जैसे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा। ये बिस्तर पे काफ़ी लोग ऐसे खेलते हैं, बिस्तर पे अपना लटकते हैं, और पता है ज़्यादा लटक गया तो क्या होता है, वो नीचे चला जाता है। अगर जागते हुए नहीं लटकते हैं, नींद में काफ़ी लोग लटकते हैं। नींद में लटकते तो उसमें भी क्या होता है, नींद में नीचे आते हैं, भड़बड़ा करके नीचे आ जाते हैं, फिर नींद खुलता है, कह रहे कहाँ हम आ गए। और ये ठंडों में ज़्यादा होता है। चलें तो ऐसे इसी का दूसरा वर्जन ऐसा मिलता है। जगह से कुछ प्रैक्टिस करें आप, जिनसे जो पूछूंगा वही बताएंगे। हाँ साहब, तुम स्टार्ट करोगे। स्मूथ सरफेस पे डायग्राम बताना है तुम्हें।
स्मूथ सरफेस तुम अपनी तरफ से क्या क्या बता सकते हो, चुप रहेंगे, इनको बोलने देंगे। बोलो बेटा एक्सेलरेशन कितना होगा, m2g/m1 प्लस, सही बोल रहा है गलत बोला, चुप रहेगा बाकी लोग। m2g माइनस m1g होगा या m2g होगा, m2g/m1 प्लस m2। कितने लोगों को लग रहा है सही बोल रहा है ये, बस इतने ही लोग, 2-3 लोगों को। सही है कितना, m2g/m1 प्लस टेंशन की वैल्यू m1 इंटू ए आ जाएगा, m1 m2g/m1 प्लस m2 हर एक को याद है। सीलिंग पे कितना फोर्स लगेगा ये जो ना, पुली जो है हिंज पे कितना लगेगा, √2 इंटू टी कितना लगाएगा, ये भी कर लिया लोगों ने। तो अभी सवाल ये है कि रफ सरफेस है, क्या है ये, रफ सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अब ये सॉल्यूशन बताओगे, m2g माइनस म्यू m1g/m1 प्लस m2, सॉल्यूशन आ जाएगा। टेंशन के लिए लिख देंगे m2g माइनस टी इक्वल टू m2a इंटू ए, वहाँ से निकल जाएगा। क्लियर या, ये दोनों ही केस आप जान चुके हैं। ये केस नहीं करना, बेसिकली करना ये है कि लाइक m1 या m2 की वैल्यू निकालना ताकि m1 ना चले, m1 m2 में रिलेशन निकालना ताकि m1, ये केस में m1 नहीं चलना चाहिए। m1 डज नॉट स्लिप, m1 डज नॉट स्लिप। m1 स्लिप ना करे तो बच्चा बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, m2 खींच रहा था, क्या कर रहा था m2, तो जो, और यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, नॉर्मल की वैल्यू m1g, नॉर्मल यहाँ पे कितना, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू m1g। अगर वो ज़्यादा हो जाएगा नहीं चलेगा, किससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इक्वेट करते हैं वहाँ से, तो म्यू और m1 और m2 में रिलेशन निकल जाएगा। वेरी गुड, म्यू m1 इज मोर देन m2, म्यू m1 इज मोर देन m2, डैट भी, तो पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा है डैट भी म्यू m1g। म्यू m1g इज मोर देन m2g, कंडीशन आ गया। m2 का मैक्सिमम मास कितना हो गया, म्यू m1 के बराबर। जैसे m2 को भारी कर दोगे तो क्या कर जाएगा, नीचे चला जाएगा। रुके रहने के लिए ज़रूरी है कितना, तो म्यू m1 बड़ा होना चाहिए, m2 कम होना चाहिए। समझ आ गया। तो एक केस तो ये होगा, इसी बेसिस पे वहाँ कर लेंगे। चेन वाला में यही करेंगे, चेन वाला में फिर से तो ऐसे करेंगे, क्या करते हैं, मास इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ होता है। तो चेन में बोला है कि कितना मास, लाइक मान ले चेन में कितना लटक रहा है, लटकने वाला भाई है, तो टेबल पे कितना रहेगा, तो वहाँ पे क्या लटका हुआ मास, तो लटका हुआ लेंथ और अटका हुआ लेंथ, म्यू टाइम्स जो लेंथ अटक रहा है, तो म्यू टाइम्स अटका हुआ लेंथ इज मोर देन लटका हुआ लेंथ। ऐसा कर लेंगे, मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता तो जो मास में रिलेशन आता है लेंथ में भी अप्लाई कर सकते हैं। मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर किसी को दिक्कत है तो यहाँ पे आया क्या था, m2 ही आया था ना। m2 कितना लिख लोगे, m2 लिखोगे तो कैपिटल M/L इंटू बाई, कैपिटल M/L इंटू, और m1 कितना लिखोगे, कैपिटल M/L इंटू L माइनस बाई। तो M/L M/L दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ फंडे से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो म्यू पे वैल्यू निकालना होगा तो म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि चेन स्लिप ना करे, या मैक्सिमम कितना लेंथ लटक सकता है, बाई की वैल्यू निकालो। बाई की वैल्यू सिंपलीफाई करके निकालो, बाई कितना आ रहा है, मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ। वेरी गुड, म्यू एल बटे म्यू प्लस 1, मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ म्यू एल इज मोर देन म्यू प्लस 1 बाई
तो बाई इससे कम ले आएगा, बाई इज लेस देन म्यू बटे म्यू प्लस 1 इंटू एल। बाई इज लेस देन, कंडीशन याद हो गया, म्यू टाइम्स अटका हुआ लेंथ इजिकल टू म्यू टाइम्स अटका हुआ लेंथ इज मोर देन लटका हुआ लेंथ। समझ आई बात नहीं? अगर बिस्तर पे रहना तो क्या होना, बिस्तर वाला पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए और लटकने वाला क्या होना चाहिए, और नीचे जाना है तो नीचे वाला पोर्शन को ग्रेटर कर दोगे, वो कम कर दोगे तो क्या करे, नीचे चले जाएगा आदमी। ये मतलब क्या फार्मूला निकालने में दिक्कत है या कहाँ पे, ये समझ में आया? ये देखो देखो, ये इसमें भी दिक्कत नहीं है, इसमें भी दिक्कत नहीं है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। तो अब गुना कर लेंगे इससे म्यू एल, बाई को राइट में ले जाएंगे, यही मैक्सिमम लेंथ हो गई, इससे कम तो यही लेंथ मैक्सिमम हो गया, यही लेंथ क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। समझ आ गया वो लोगों को? ये कॉमन से कभी ना, पजामा भी तुम्हारा भारी रहता तो क्या होता, नीचे चला जाता, पजामा भी नीचे चला जाता। हम मास में तो चेन नहीं करेगी, नहीं खींचने के तो लगाना पड़ेगा ना, अपने आप थोड़ी होगा। ग्रेटर इसलिए दिखाने का, अगर वो ज़्यादा होगा तो रुका रहेगा। तुम्हें अगर समझदारी है तो तुम बता सकते हो कि क्या करना चाहते हो, बराबर करना चाहते हो या कम करना चाहते हो। इक्वल से तो तुम दिमाग में मान के चल रहे हो ना कि हम इक्विलिब्रियम का गेस कर रहे हैं। अगर तुम बराबर करके सोल्व करोगे मतलब तुमने क्या रखा, तुम टिकाए हुए हो ना, यही कर रहे हो ना कि तुम टिकाए हुए हो हैं, तो वहाँ से बाई निकलेगा, वो बोलोगे कि मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ है, यहाँ से मैथमेटिकली दिख जा रहा है। जब वो करेंगे तो यहाँ बराबर आएगा, तो तुम वहाँ से बोलोगे अपनी तरफ से कि मैं जानता हूँ कि यही मैक्सिमम लेंथ होगा, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकली दिख रहा है कि भाई इससे कम मतलब मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, ये मैथमेटिकली दिख रहा है। वहाँ पे साथ साथ तुम अपना फिजिक्स भी लगा रहे हो कि मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ। जो पहले अजम्पशन कुछ ले लिए, कुछ ये लगा दिया, तो क्या फिजिक्स के वाले मेथड हो गया। और ये कम काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकली कर रहे हैं, जो कि अपने आप ऑटोमेटिकली दिख रहा है, ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि बाई की वैल्यू इससे कम होगी। समझ आई बात नहीं? मतलब इस मेथड में दिमाग कम लगाना पड़ रहा है, उसमें अंडरस्टैंडिंग अपने माना है, अंडरस्टैंडिंग अपने उस केस के लिए माना है। बोलो और किसी को देखा चेन मेन में दिक्कत है बताएगा, तो एक चेन में एक ऐसा केस होता है, कौन बताएगा एक और केस क्या होता है इसके साथ, एक और केस ऐसा भी होता देखा इधर, ये केस भी तो पूछे हुए एग्जाम में, ये बोले कि चल रहा था और फ्रिक्शन भी है, चल भी रहा है, फ्रिक्शन है चल रहा है, M1 M2 जो भी है, M1 M2 हाँ बेटा बताओगे, अगर दोनों स्मूथ है तो एक्सेलरेशन बताओगे। हाँ पूरा ये स्मूथ सिस्टम है, एक्सेलरेशन की वैल्यू M2G बाई M1 प्लस M2, टेंशन M2A इक्वल टू M2G माइनस T। तो सब लोग निकाल चुका है स्मूथ पे। अब बोल रहा है कि चल रहा है, ये फ्रिक्शन है,
फ्रिक्शन वाला एक्सलेशन भी याद होगा लोगों को। फ्रिक्शन है तो भी एक्सलेशन लिख लोगे, m2g माइनस म्यू m1g बाई m1 प्लस m2 है। अब बोलो चल रहा है, ये एक्सलेशन से चल रहा है, ठीक है। अब सवाल ये चल रहा है। अब क्या बोला कि कितना एक्स्ट्रा रख दें और इस पर कितना मास पुट कर दें, m कितना रख दें ताकि ये ना चले। चल रहा था, नहीं चलाने के लिए ऐसे भी एक सवाल बनाते हैं। समझ नहीं आई बात? जब ये नहीं था तो क्या कर रहा था सिस्टम, चल रहा था। जब नहीं था तो क्या कर रहे थे ये, और इस पर कितना रख दें ना चले, मतलब नहीं चलने का मतलब क्या लॉजिक होगा, इस पर और रख देंगे तो और प्रेस करेगा, नॉर्मल बढ़ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। किससे ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं चलेगा। तो वो कंडीशन ही निकालना होता कि इतना मास m रख दें, कितना मास m रख दें, कितना मास m रख दें। तो ये स्मॉल m की वैल्यू निकालना होता है। ऐसे सवाल यहाँ पे मिलेंगे आगे जो ना, वो हर एक चैप्टर में ऐसे मिलेंगे कि पहले चल रहा होगा उसको तो बचाने के लिए। ऑलरेडी जो है ना, कोई बोट जो है तो क्या कर रही है, तो पानी में मोशन कर रही है, मजे में चल रहा सब कुछ, लेकिन उससे में सवाल पूछेगा और कितना वेट रख दें ताकि बोट क्या कर जाए, डूब जाए। हाँ बोलो। अगर वहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू टाइम्स n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 प्लस m इंटू जी, तो वो ज़्यादा हो जाएगा m2g से, तो क्या होगा, तो नहीं मूव नहीं करेगा। तो ये भी एक केस रहता, जहाँ रहेगा तो कर लो वो तुम। किसी को कन्फ्यूजन है बताएगा? हाँ वैल्यू आगे कैलकुलेट कर लोगे, m2 दिया रहेगा, m1 दिया रहेगा, म्यू दिया रहेगा, तो m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आगे कंडीशन बस इक्वेशन लिख दिया गया, बाकी वैल्यू पुटिंग का काम संभाल लोगे तुम। तो देख लें कि जैसे ये वाला केस भी देख लें कि कहीं मिल रहा होगा आप लोग को, दिक्कत आ रही होगी। ये कैसे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाला केस करा था हमने, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाला केस करा था ना, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाला केस करा था। ये फोर्स इस पे लगाया जा रहा है, फोर्स इस पे लगाया जा रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। दिस इज 40 किलो। जहाँ पे म्यू के और म्यू एस दिया हुआ, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है 10 किलो वाले पे, म्यू के और म्यू एस दिया हुआ। देख लो कि फंडा क्या, फंडा ये होता कि टेस्टिंग वैल्यू एक बताया था। इस केस में जब ऊपर वाले फोर्स लगाया था तो टेस्ट करने वाला फोर्स कैसे निकाला था, टेस्ट करने वाला फोर्स मैक्सिमम फोर्स म्यू जी, दोनों मास को जोड़ो और दोनों मास का क्या ले लें, रेशियो ले लें, दोनों मास का क्या ले लें, यही फार्मूला था ना। तो यहाँ पे म्यू के और म्यू एस दिया हुआ, तो टेस्ट करने के लिए म्यू एस इंटू जी लेंगे। मैं बोल रहा हूँ एफ मैक्स की वैल्यू का फार्मूला था एफ मैक्स म्यू जी एम प्लस एम एंड स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, ऐसा था। अब यहाँ पे म्यू के लेंगे या म्यू एस लेंगे, तो क्या टेस्ट करते हैं, म्यू एस लेके टेस्ट करते हैं। अगर जहाँ पे म्यू के और म्यू एस दिया रहेगा तो टेस्ट करने के लिए क्या लोगे, म्यू एस लेके टेस्ट करेंगे। कितना आ जा रहा है, करो टेस्ट, यस 75, वेरी गुड। 0.6 इंटू 10 इंटू डेट विल बी 50 इंटू 10/40, तो बच्चा बोल रहा 75 न्यूटन। लगाया कितना, 100 न्यूटन, ज़्यादा या कम, ज़्यादा, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन चलेगा, तो ये दोनों का एक्सेलरेशन निकालना। आप बोलेंगे एक्सेलरेशन निकालते समय फ्रिक्शन किसका लेंगे, काइनेटिक लेंगे, काइनेटिक लेंगे, काइनेटिक लेंगे।
कौन सा फ्रिक्शन लेंगे, म्यू एस या म्यू के? एक्सेलरेशन निकालने के लिए म्यू के लेंगे, म्यू के लेंगे, म्यू के लेंगे। क्यों म्यू के लेंगे? अलग अलग एक्सेलरेशन तो म्यू के ही लेना है, तो दोनों का एक्सेलरेशन निकाल लोगे। जो फ्रिक्शन फोर्स है कितना वहाँ पे, म्यू इंटू एन। म्यू 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 क्या है जी, म्यू इंटू एन। नॉर्मली ये नॉर्मल कितना होगा, 10 इंटू जी, 40 न्यूटन का आ गया। तो ऊपर वाले 10 किलो वाला का एक्सेलरेशन कौन बताएगा? तो डाट में 100 माइनस 40 बटे 10, ये किसका आ गया, 10 किलो वाला का एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन 10 किलो वाले का 100 लग रहा है, आगे पीछे क्या लगेगा फ्रिक्शन, तो 100 माइनस 40 बटे 10 तो कितना आ जाएगा, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन माइनस आई कैप में होगा। इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है माइनस आई कैप में, और इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना, प्लस आई कैप माइनस आई कैप, प्लस आई माइनस आई। इसको फिर से पीछे, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे, तो इस पे किधर, इधर इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स 40 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स माइनस आई कैप में लग रहा है। 40 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स तो माइनस आई कैप में लग रहा है। 40 से डिवाइड करो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों का एक्सेलरेशन माइनस आई कैप में आएगा। ऊपर वाले का आप बताओ ना, कहाँ जाएगा वो, आगे क्यों जाएगा, पीछे खींच रहे हो ना। 100 न्यूटन खींच रहे हैं पीछे, 100 न्यूटन से पीछे खींच रहे हैं, माइनस आई कैप में खींच रहे हैं, तो ये इसकी स्लिपिंग पीछे होगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो 100 माइनस 40 तो 60 आ जाएगा। 60/10 करोगे 6 आ जाएगा। डायरेक्शन किधर होगा, माइनस आई कैप। अरे 40 kg वाला भी चल रहा है, दोनों चल रहा है ना आपस में, दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन ही तो लगेगा, वो स्टैटिक क्यों लगेगा उस पर? अरे वो काइनेटिक फ्रिक्शन ही तो लगेगा उस पर, क्या लगेगा? और वही तो लगेगा, काइनेटिक लग रहा था थोड़ी उस पर अलग से स्टैटिक लगेगा। ये तो ऐसे ही है कि दिवाली आ रहा था, सब लोग होली मनाने के वजह थोड़ी, दिवाली के दिन सब लोग दिवाली खेलता है। क्या मैं दिवाली खेलूंगा, पड़ोसी को बोलो तुम होली खेलो, समझ आई बात? हमारे टाइम में ऐसा होता था कि जैसे ना तेंदुलकर बैटिंग, तुमने सुना नहीं सुना तेंदुलकर का नाम? मैं एक बार किसी को बोल रहा था कि देखो मैं जा रहा हूँ क्रिकेट मैच देखने के लिए, और जैसे तेंदुलकर और गांगुली आउट हो जाएगा मैं आ जाऊँगा, फिर तुम जाना है। तो वो बोलता कि तब क्या मैं कुंबले का बैटिंग देखने जाऊँगा। देखेगा तो हर एक लोग तेंदुलकर और गांगुली का बैटिंग देखता है, तो लगेगा तो क्या लगेगा सर? अरे काइनेटिक ही लगेगा, इस पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, उस पर भी क्या लगेगा? आ गया समझ में? तो किसी को होली खोलने के लिए मत बोलोगे तुम उस दिन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, समझ आ गया? दोनों का डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेशन का, माइनस आई कैप। तो टेस्ट करने के लिए किसको ले लेते हैं? चलिए तो एक ओमेगा का कैलकुलेशन के लिए 2-3 मेथड से, ओमेगा कैलकुलेशन करने का मेथड 2-3 मेथड तो बता चुका हूँ, जल्दी बताएगा। ओमेगा निकालने का क्या क्या तरीका होता है? एक तो डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल डी थीटा बाई डी टी। यहाँ से प्रूव किया था ओमेगा अगर फुल चक्कर घूम लिया तो पाई ओमेगा इक्वल टू पाई बाई कैपिटल टी। एक जो देखेगा जल्दी जल्दी, घड़ी में आवर हैंड का टाइम पीरियड, आवर हैंड का टाइम पीरियड 12 घंटा। आवर हैंड का एंगुलर वेलोसिटी निकालो, मिनट हैंड का एंगुलर वेलोसिटी निकालो, मिनट हैंड का एंगुलर वेलोसिटी निकालो। मिनट हैंड का टाइम पीरियड बताओगे तुम लोग? ये समझ में नहीं आया? ओमेगा का फार्मूला दे दिया 2 पाई बाय कैपिटल टी। घंटा वाला सुई, घड़ी तो बचपन से देखते आ रहे होगे, घंटा वाला सुई टाइम पीरियड का मतलब वहीं पे आ जाना, तो 12 घंटे में आ जाएगा। मिनट वाला थोड़ा पतला होता,
1 घंटे में आ जाता, और सेकेंड वाला 1 मिनट में आ जाता। समझ आ गया? तो सबका एंगल ऑफ वेलोसिटी लिख लोगे, और पूछ जाता है कि किसी दो का रेशियो निकालो, तो सिर्फ यहाँ पे इन दोनों का रेशियो निकालना, तो क्या दिख जाएगा? 1:12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दिख रहा है ना कि कितना टाइम्स फास्टर चल रहा है। कौन ज़्यादा फास्ट चलेगा, मिनट वाला या घंटा वाला? कितना गुना फास्टर? 12 गुना फास्टर चलेगा। घंटा में रेशियो कट जाएगा, और एक मिनट वाला 12 गुना फास्टर चलता। और यहाँ पे रेशियो लोगे तो यहाँ पे चेंज कर लोगे, या तो इसको मिनट में चेंज कर लोगे या इसको चेंज कर लो आवर में। समझ आया नहीं आया? किसी दो का रेशियो 7th क्लास में पूछ रहा था, या एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो निकालें, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड। हाँ या नहीं? कर लोगे रेशियो, टाइम पीरियड लिख दिया गया। तो ये ओमेगा कैलकुलेशन, एक तो ओमेगा डी थीटा बाई डी टी से कैलकुलेट कर लिया था। डी थीटा बाई डी टी में तो 3 बातें तुम बता दोगे साहब, 3 बातें तुम बताओगे डी थीटा बाई डी टी में, तुम बताओगे 3 बातें। चुप रहेंगे, बाकी लोग उनको बोलने देगा। स्लोप जल्दी जल्दी आना चाहिए, जल्दी जल्दी आना चाहिए कि थीटा टी का स्लोप से निकल जाता है ओमेगा, थीटा को डिफरेंशिएट करने से निकल जाता है, चेंज इन थीटा बाई चेंज इन टाइम से क्या निकल जाता? चेंज इन थीटा बाई चेंज इन टाइम से एवरेज ओमेगा निकल जाएगा। इसके लिए तो हमेशा तैयार ही रहना चाहिए आपको। अरे एग्जाम भी दे नहीं जाते हो या कभी भी पढ़ दो, तो ये सब चीज़ें तो क्लियर होना चाहिए कि ये तो कर ही दूंगा जा करके। ऐसे तो अपना स्ट्रेंथ बनाया जाता है। कितने एक स्लोप के क्वेश्चन आएंगे तो हो ही जाएगा हमसे। एक एवरेज निकालने का क्वेश्चन आएगा, यहाँ आया या फोर्स में आया या मोमेंटम में आया, कहीं ना कहीं तो आना है उसको। तो ये तो काउंटिंग की जाता है कि हमारे तो 45 क्वेश्चन में या 50 क्वेश्चन में इतने तो हम आते ही हैं। समझ आ रही बात नहीं आ रही? अब उसमें अगर आप टाइम लगाते तो गलत करते हैं। फिर जो फंडा बता दिया, ये तो बता दिया, ओपनली बता दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही। ओमेगा डी थीटा बाई डी टी एक तो काम कर लिया। दूसरा तो ओमेगा भी इक्वल टू ओमेगा आर से तो क्या निकालने का काम करने जा रहे हैं? भी इक्वल टू ओमेगा आर से ओमेगा निकालने का काम करने जा रहे हैं। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? अब यहाँ बहुत बड़ा मेथड है, यहाँ पे भी मिलेगा, रोटेशन में भी एक सवाल मिलेगा। ये इस चैप्टर में मिले या रोटेशन में मिले, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ वाला रोटेशन में जरूरत पड़ती है, रोटेशन वाला यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो ओमेगा इक्वल टू वी बटे आर, ये है क्या बेसिकली? सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी किधर होती है? टेंजेंशियल। ये एंगुलर वेलोसिटी का मेजरमेंट है। ये बोलेगा कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो वेलोसिटी टेंजेंशियल, वेलोसिटी टेंजेंशियल। तो और ये जो है इस पॉइंट पे घूम रही है। और एंगुलर वेलोसिटी किस पॉइंट का वोट निकालते हैं? एंगुलर वेलोसिटी कैसे वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है, तो किसी पॉइंट का वोट कैलकुलेट करते हैं, किसी लाइन का वोट कैलकुलेट करते हैं, तो सेंटर का वोट कैलकुलेट करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का वोट सेंटर, सेंटर कैसा पॉइंट है? यहाँ पे स्टेशनरी है, फिक्स पॉइंट है। तो एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेशन से किसी फिक्स पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट का वोट करना। समझ आई बात नहीं? तो इसको इस फार्मूले को कैसे लिखते हैं ध्यान देखोगे। भी बटे आर को ये ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि जिस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी निकालना और जिस पॉइंट का वोट निकालना, उन दोनों को ज्वाइन कर दें कि लाइन ज्वाइनिंग आर हो गया। और लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट ले लें। लाइन ज्वाइनिंग का परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग से क्या निकल जाता है? ओमेगा का वैल्यू निकल जाता है। समझ आया? बहुत बड़ा फंडा है। इसके अलावा कुछ करोगे तो गलत होगा। पहले बोलेगा जिस पार्टिकल को घूम रहा है, जिसका एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, उस पार्टिकल को और जिस पॉइंट का वोट निकालना, उन दोनों को ज्वाइन करेंगे। वो क्या कहलाता है? आर कहलाता है। बोलो बोलो। जिस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी निकालना, उस पार्टिकल को पकड़ोगे और जिस पॉइंट का वोट निकालना, उन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो लाइन ज्वाइनिंग आर हो गया, उसको डिनोमिनेटर में लिख दोगे। और लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट ले लोगे। यहाँ पे तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, कहीं दूसरे जगह पे क्या रहेगा? वो एंगल वैंगल पर रहेगा। तो क्या लेना पड़ेगा? लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट। लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, पहला तो ये बता दोगे कि एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में होता है या ट्रांसलेशन में होता है या दोनों में होता है या कहीं नहीं होता। एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ गलत है, दोनों में होता है। एंगुलर वेलोसिटी लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों में होता है। एंगुलर मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों में होता है। समझ आई बात नहीं आई? ये देखो दोनों में कैसे होता है। कोई भी चीज़ को बड़ा और छोटा कैसे दिखता है? एंगल जो आंख पे बनता है
आँख पे एंगल बड़ा बना तो बड़ा दिखेगा और छोटा बना तो समझ आई बात नहीं है। तुम्हें ऐसे स्टोरी पता होगा ना कि दो लोग पेड़ पे क्या कर रहे थे, लटक रहे थे और दूर से उनको क्या लग रहा था, बिल्ली लग रहा था। पास में आ रहा तो देख रहा शेर है। तो नहीं पर समझ में आया तुम्हें? दूर में क्या लग रहा था उसे, बिल्ली। वो बोला था मैं जाऊंगा। अब पास आया तो क्या बोला, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों ऐसा बोलना शुरू कर दिया? कि दूर में छोटा दिख रहा, छोटा दूर से क्या आंख पे क्या एंगल बन रहा था, छोटा, इसलिए बिल्ली दिख रहा था। समझ ये बात नहीं है? या ऐसे भी तो स्टोरी तुमने सुना होगा। कोई किसी ने पूछा कि ये नींबू कैसे है, तो बोला कि 120 रुपये किलो नींबू। फिर बोला कि साहब ये नींबू नहीं, ये संतरा है। क्योंकि जो पूछने वाला था उसकी लंबाई 10 फीट थी। अरे 10 फीट का आदमी ऊपर से देखेगा तो संतरा क्या दिखता है उसको? समझ नहीं आया तुम्हें? आंख पे जो एंगल बनता है उसके अनुसार से ऑब्जेक्ट दिखता है, हाँ या नहीं? ये ना गली मोहल्ले में भी लोग ऐसा करते हैं कि किसी को तुम बोलते हो कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो या लग रही हो, आज तुम हॉट लग रहे हो, हॉट लग रही हो, तो सामने वाला क्या बोलता है? थैंक यू। यह बोलता है कि तुम्हारा आंखों का कमाल है ये। अरे कुछ अच्छा दिखना है, खराब दिखना है, किसे कमाल है? आंखों का कमाल है ना। जो लगना है वो तो ऐसे लगता है, ऐसे थोड़ी कुछ चेंज हो जाएगा। आंखों पे एंगल बड़ा दिखा, एंगल बड़ा बना तो हॉट लगता है, और छोटा बना तो क्या लगेगा? अकल नहीं आ रही बात है। अरे देखने की, किसी को देखने की तो चमक कहाँ पे होती है? आंखों में होती है। मतलब कोई तुम्हें बोल रहा है कि हॉट लग रहा है या कोल्ड लग रहा है, इसको तो वो आंख धो के आया आज, ठीक है। आंखों में कमाल होता है। चले फिलहाल जो है तो दोनों में होता है। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी ट्रांसलेशन में भी होता है और रोटेशन में भी होता है। समझ आई बात नहीं है? एंगुलर वेलोसिटी ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों में होता है। और अगली बार हम लोग प्रूव कर लेंगे कि क्या, तो जो ट्रेन चलती है देखा है, तो ट्रेन चलती है तो आसपास में जो पेड़ पौधे होते हैं तो बहुत तेज भाग रहा है, हाँ पीछे की तरफ। तुम्हें लगता है ये पेड़ कहाँ जा रहा है? जब ट्रेन चलती है तो मुझे लगता है पेड़ ये कहाँ जा रहा है। जब कोई बहुत दूर में जो पेड़ रहा था वो तो जा ही नहीं रहा है। जब बहुत दूर वाला पेड़ को देखते हो तो क्या लगता है? वो नहीं जा रहा, ऐसा लगता है। अब पास वाला क्यों जाता हुआ नजर आता, बहुत तेजी से भाग रहा है। पास वाला जो पेड़ है उसका एंगल क्या बन रहा है? ज़्यादा बन रहा है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या उसका? ज़्यादा। समझ आई बात? जो दूर वाला पेड़ है उसका एंगल छोटा बन रहा है, इसलिए उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो नेग्लिजिबल है, इसलिए तुम्हें स्टेशनरी दिखता है, हाँ या नहीं? या तुम अपने घर से बहुत दूर से देखोगे ना, बहुत दूर में कहीं ट्रेन व्रेन दिख रही है तो तुम्हें लगेगा यार ट्रेन तो चल ही नहीं रहा है, हैं? या सुबह शाम डेली देखते होगे, या आज तो देखेंगे काफ़ी लोग चांद को देखेंगे, तो चांद दूर है तो क्या लगता है? अरे हाँ ये चलता है, यहीं पर आता है। चांद चलता हुआ दिखता है, वहीं पर दिखता है, वहीं दिखता है ना। क्यों दिखता है ऐसा? दूर होने के कारण एंगल छोटा बनता है, इसलिए। ओके।